सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है संडे और संडे का मतलब द रेनिगेट इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना आज के इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। पर इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे वांग लिन सीधा पहुंच जाता है प्लेनेट टोंगलिन के ऊपर, जहाँ वो अपनी ठीक ठाक रेपुटेशन बनाने के लिए यहाँ अपने कुछ ट्रेजर्स को यहाँ रिफाइन करके इन्हें सेल करता है, जिसके चलते जो सन फैमिली का जो एल्डर है उसका इसमें दिल आ जाता है और वो यहाँ पर वांग लिन से दो ट्रेजर्स को तो अच्छे खासे दामों में खरीद लेता है, लेकिन जो थर्ड ट्रेजर था उसे वो लूटने के लिए वांग लिन के अगेंस्ट प्लानिंग करता है और यहाँ वो वांग लिन को फिलहाल के लिए जाने देता है। लेकिन इस दौरान यहाँ पे जो प्लेनेट डोंगलिन के ऊपर वांग लिन की मुलाकात सन ताई से होती है और जिससे मिलने के बाद वांग लिन यहाँ से रवाना हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो जो एल्डर सन था वो वांग लिन के ऊपर हमला कर देता है और उससे उसका ट्रेजर लूटने के लिए काफी सारे अटैक करता है। लेकिन वांग लिन वो तो यहाँ पर इस बंदे को दौड़ाते हुए सीधा सन फैमिली का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर उसे ले जाता है, जहाँ वो सभी को भड़काते हुए कहने लगता है कि ये लड़का हमारे इस पूरे के पूरे सन फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, तो इसे जल्द से जल्द मिटा दो। ये देखकर सबके सब वांग लिन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वांग लिन इनके फॉर्मेशन को यानी कि वो प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए अपना किलिंग इंटेंट चारों ओर फैला देता है। आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर उसी एल्डर सन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे वांग लिन से कहने लगता है कि लड़के आज तो यहाँ पर अपनी मौत को दावत देने के लिए आया है, बहुत मेरा पीछा कर रहा था ना, अब तू देख मैं तुझसे कैसे बदला लेता हूँ। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सन फैमिली के 3 एंसेस्टर यहाँ पे बाहर आते हैं, जिनमें से जो मेन बंदा था वो कहने लगता है एरोगेंट जूनियर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैमिली के एक एल्डर के ऊपर ऐसे हमला करने की और हमारे इस प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को तोड़ने की। हाँ, चुपचाप अपने दोनों हाथों को यहाँ पे कोलैप्स कर दो तो शायद हम तुम पर रहम खाएं और तुम्हारी जान को बख्श दें। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग हैंड साइन बनाते हुए एक पोर्टल को क्रिएट करते हैं, जहाँ आसमान से काफी बड़े बड़े से जो मीटियोर है वो यहाँ पे वांग लिन की तरफ बढ़ते हैं। पर तभी वांग लिन कहता है कि मेरे और तुम्हारे सो कॉल्ड एल्डर सन के बीच में एक ट्रांजेक्शन हुआ था एक ट्रेजर को लेके, लेकिन इसने तो फिर मुझसे चोरी करने की कोशिश की और मैं बस उसी सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ। अगर आपको यकीन नहीं तो इसके पास मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड और मेरा एक ब्रॉन्ज मिरर, ये दोनों ट्रेजर मौजूद है, जिसके पैसे तो इसने अभी तक नहीं दिए। अगर आपको यकीन नहीं तो आप इसके स्टोरेज स्पेस को खोल के चेक कर सकते हैं। ये सुन के यहाँ पे एल्डर सन की हालत खराब हो जाती है। अब यहाँ पे जो इनका ग्रैंड एंसेस्टर है वो यहाँ बाकी के लोगों की तरफ देखने लगता है और जैसे ही वो एल्डर सन की तरफ देखता है ना तो उसकी निगाहें बता रही थी कि हाँ ये एक नंबर का चोर है। और यहाँ वांग लिन बताने लगता है कि इसने न सिर्फ मेरे ट्रेजर चुराए बल्कि मुझे जान से मारने की कोशिश भी की, लेकिन जब मैंने पलटवार करना शुरू किया तो ये दुम दबा के भाग के यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो इनका ग्रैंड एल्डर है वो कहने लगता है कि ये बात तो सच है कि एल्डर सर ने इसके साथ गलत किया है, लेकिन आखिर एक जूनियर हमारे सामने, हमारे सन फैमिली के सामने इतना ज्यादा एरोगेंट कैसे बन सकता है और हम कैसे इसे टॉलरेट कर सकते हैं। ये कहते हैं वो यहाँ पर सभी को ऑर्डर देता है, कहने लगता है कि चाहे जो हो हमारे फैमिली के बीच कुछ भी होता है तो उसे हम रिजॉल्व करेंगे, लेकिन कोई बाहर ही आके हमें आंख दिखाई हमें बर्दाश्त नहीं। इसके बाद वो यहाँ पे एक सीलिंग फॉर्मेशन को बना लेता है, जिसके चलते उसके अंदर से काफी सारे चेन्स बाहर निकलते हैं और यहाँ वांग लिन को वो जकड़ना शुरू कर देते हैं। लिटरली उसके आसपास के एरिया को ये कवर कर चुके थे और जैसे ही ये जो चेन्स थे ये वांग लिन को जकड़ने ही वाले थे, वो यहाँ हैंड साइन बनाते हुए इन सारे चेन्स को कोलैप्स करा देता है। जैसे अपनी मुट्ठी को टाइट करता है पूरा फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय, जिसके बाद ये जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के जो एल्डर्स थे ना ये लोग पीछे चले जाते हैं, सारा ब्लड बाथ भी ये थूकते हैं। पर तभी वांग लिन कहने लगता है कि लगता है तुम्हारा ये जो एल्डर है ये असल में तुम लोगों के ही नक्शे कदम पे चल रहा है, तुम लोग इसे प्रोटेक्ट करोगे हाँ तो फिर मरो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन अपने एक हाथ से इन सभी के ऊपर इंटेंस प्रेशर डालने लगता है। ये प्रेशर इतना तगड़ा वाला था कि सबके सब घुटनों के बल आ जाते हैं और तभी ये लोग सोचने लगते हैं कि न जाने इस लड़की की कल्टीवेशन क्या होगी। पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सन फैमिली का जो ग्रैंड एंसेस्टर है वो आ जाता है और कहने लगता है कि फेलो दाओइस्ट प्लीज वही रुक जाइए, अपने गुस्से को थोड़ा शांत कीजिए। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम सन कीमिंग है और यहाँ वांग लिन जैसे इसे देखता है तो पाता है कि ऑलरेडी एक्सेंडेंट पे पहुंच चुका है और तभी ये बंदा वांग लिन को और पोलाइटली बात करने लगता है और उससे बार बार यही कहता है कि प्लीज अपने गुस्से को थोड़ा शांत कीजिए। और इससे कहने लगता है कि आपको हम इसके बदले में हर्जाना भी दे देंगे, पर प्लीज हमारे जो यंगर जनरेशन के कल्टीवेटर्स हैं इन पर रहम खाइए। वांग लिन कहने लगता है कि ठीक है मुझे 2 लाख सेलेस्टियल जेड्स चाहिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सन कीमिंग ये सुनते साथ ही मान जाता है और कहने लगता है कि पर ये जो अमाउंट आपने कहा है ना ये बहुत ज्यादा है और फिलहाल के लिए जो सन फैमिली का ये ब्रांच है यहाँ पर इतने अमाउंट में सेलेस्टियल जेड्स तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप मुझे 2 से 3 दिन का वक्त दे देते हो तो मैं इसे बहुत ही जल्द अरेंज कर लूंगा। वांग लिन हैरान था कि 2 लाख सेलेस्टियल जेड्स के लिए ये इतनी आसानी से मान गया, जिसका मतलब ये है कि सन फैमिली काफी ज्यादा प्रॉस्पेरियस है। अब तभी वांग लिन यहाँ से चला जाता है और यहाँ वो जो 3 एल्डर्स थे ना वो यहाँ आगे आते साथ ही इस बंदे से कहने लगते हैं कि बात बताइए आखिर हम इतने सारे जेड्स का
कैसे इंतजाम करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा है। जिसपे वो कहने लगता है कि जो मेन ब्रांच के एंसेस्टर है उन्होंने खुद मुझे कहा है कि मुझे इसके सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है, ये जो कहे मुझे वो देना होगा, अगर ये तुम्हारी जान भी मांगता ना तो शायद मैं वो भी दे देता। जिसके बाद वो सभी को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि एक बात कान खोल के सुन लो, इस बंदे को अगर तुम लोगों ने दोबारा प्रोवोक करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और हाँ, जिसकी वजह से ये मुसीबत हमारे सिर आई है उसे क्लैन से बाहर कर दो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम वांग लिन को देखते हैं जो कि यहाँ पे सोच रहा था कि अब तो मेरे पास लाखों जेड्स हैं, तो मुझे जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना ही होगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। पर तभी यहाँ पर सन फैमिली की वो जो यंग जनरेशन की लेडी थी जो कि ब्रेक थ्रू करने के लिए यहाँ पे कल्टीवेट कर रही थी, वो अचानक से वांग लिन को रोकती है और वांग लिन मन में कहने लगता है कि अगर इसने मुझे प्रोवोक करने की या ट्रबल करने की कोशिश की ना तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी यहाँ पे वो लड़की कहने लगती है कि एक बात बताओ, तुम ये जो कल्टीवेशन कर रहे हो तुम्हें पता भी है कि कल्टीवेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जिस पे वांग लिन भी किसी इनोसेंट की तरह कहने लगता है कि आप बताइए, मैं तो जूनियर हूँ, मुझे कैसे पता हो सकता है? जिस पे वो लड़की भी कहने लगती है कि हाँ, तुमने सही जवाब दिया, मैं बताती हूँ। असल में कल्टीवेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है अफेक्शन। हालांकि तुम क्वालिफाइड नहीं हो, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर दिख रहा है कि तुम्हारे अंदर अफेक्शन है। टैलेंट के नाम पर तो तुम्हारे अंदर कुछ खास है नहीं, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना है। तुम फिर भी कोशिश कर रहे हो इस आधे अधूरे टैलेंट के साथ। वाकई में तुम्हें हार बिल्कुल नहीं माननी है। तुम्हें पता है काफी सारे लोग यहाँ पर कल्टीवेट करने आते हैं ताकि वो लोग नैंस एंड सोल, यहाँ तक कि जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन है उस लेवल को भी यहाँ पर कल्टीवेट करके अचीव किया गया है। तो हार बिल्कुल मत मानना, भले ही तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, और तुम्हें ना हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। तुम्हें लगातार प्रैक्टिस करना है और हाँ, दिन के समय निकला करो, दिन के समय कल्टीवेट किया करो। दिन के समय यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो काफी ज्यादा थिक होती है, और आलस तो बिल्कुल भी मत दिखाना वरना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हम शूरीग्यू को देखते हैं जो कि अपना सर पकड़ लेता है, कहने लगता है कि यार ये कौन सी बेवकूफ थी यार, खुद को समझती क्या है? जो भी बोलो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये जो देवदास है आज इसे इसके सामने इसे एक जूनियर ने ऐसे लेक्चर दिया है। हाँ, क्या बात है, मजा तो बहुत आया। और अगर मैं गलत नहीं हूँ ना तो ये जो नजारा आज मैंने देखा ये 1 in a million चांस है जो कि मुझे जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। अरे रुको रुको, मुझे सारा लिख लेने दो, आज के दिन, आज की तारीख, मुझे सब कुछ नोट करके रखना है। अब यहाँ पे वांग लिन जाने ही वाला था कि तभी पीछे से वो लड़की फिर से शुरू हो जाती है और कहने लगती है हाँ हाँ, शुक्रिया कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें कल्टीवेशन से रिलेटेड जो चीजें पूछ रहे हैं मुझसे पूछो, मुझे सब पता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। समझ रहे हो ना? चलो जाओ अब जाके कल्टीवेट करो, और हाँ, हार बिल्कुल मत मानना। यहाँ पे इसकी बातें सुनकर शूरीग्यू को तो बहुत हंसी आती है, पर तभी वांग लिन बेचारा चुपचाप यहाँ से चला जाता और मन में कहता है कि हालांकि कल्टीवेशन के मामले में ये बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन इस क्रूअल कल्टीवेशन वर्ल्ड में भला किसके पास इतना टाइम है कि वो दूसरे को गाइड करे? कहीं ना कहीं वांग लिन को ना उसकी ये बात अच्छी लगती है। इसी के साथ वो यहाँ अपने केव में पहुंच जाता है। अब तभी वांग लिन अपने सारे सेलेस्टियल जेड्स को निकाल कर इनको क्रश करके इनकी जो एनर्जी है अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, और ऐसे 3 दिन तक ये प्रोसेस चलता रहता है। और 3 दिन में ही वांग लिन समझ आ पाए कि उसने 10,000 से ज्यादा सेलेस्टियल जेड्स को कंज्यूम कर लिया, लेकिन वो अभी भी टॉप लेवल पे नहीं पहुंच पाया। जिसका मतलब ये है कि एक बार एक्सटेंडन पे ब्रेक थ्रू कर लो तो जो नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए हमें जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर पहले तुम्हें याद होगा तो जब बंदा सोल फॉर्मेशन पे हुआ करता था तो कुछ जेड से ही काम बन जाता था, वो फिर अर्ली स्टेज, मिड स्टेज, यहाँ तक कि लेट स्टेज में भी पहुंच जाता था। लेकिन जैसे ही बंदा एक्सटेंडन पे ब्रेक थ्रू करता है तो इसकी जो खुराक है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वांग लिन समझ चुका था कि अगर ब्रेक थ्रू करना है तो काफी सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तभी वांग लिन कहने लगता है कि एक बार मैं सेकंड स्टेप पे पहुंच जाऊं तो फिर सेलेस्टियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि तब ब्रेक थ्रू करने के लिए ओरिजिन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और मुझे एक मेथड पता है कि शायद उसी के जरिए से मैं जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। अब तभी वांग लिन को बताया जाता है कि सीनियर, एक जो मेंबर है सन गेमिंग जो कि सन फैमिली से बिलोंग करता है, वो असल में आपसे बात करना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि वांग लिन इसे अंदर आने देता है और ये बंदा आता है जिसके हाथ में वो जो बाकी के सेलेस्टियल जेड्स थे, यानी कि जो 2 लाख वाली डील हुई थी उसके जो जेड्स है वो उन्हें निकाल लेता है। वो बाकी के जेट्स को ले आता है और वांग लिन को दे देता है। अभी यहाँ पे वांग लिन कहने लगता है कि ठीक है अब तुम जा सकते हो, लेकिन ये बंदा तो किसी और प्लानिंग से आया था। तो तब वो वांग लिन से कहने लगता है कि सीनियर माफ कीजिएगा, हमारा जो लास्ट एनकाउंटर हुआ था उसमें मैं आपका प्रॉपर नाम नहीं पूछ पाया। जिस पे वांग लिन मुंह पे कहता है ज़ूमू, अब तुम जा सकते हो। लेकिन तभी वो बंदा कहने लगता है कि सीनियर, असल में आज से ठीक 7 दिन बाद हमारा जो बाओ ही पवेलियन है जो कि सिटी के सेंटर में ही मौजूद है, वहाँ पर एक ऑक्शन होगा, और जो कि ऑक्शन में दांव पे लगाए जाएंगे उनमें से एक चीज एक 8th रैंक
हैं कि बहुत ही पावरफुल गॉड पिल है। अब यहाँ पे रैंक 8 के पिल का सुनते साथ ही वांग लिन भी हैरान था और उसकी तरफ बहुत ही मिस्टीरियस निगाहों से देखने लगता है। वो बंदा उसे टोकन देकर उसे रिस्पेक्ट देता है, लेकिन वांग लिन की निगाहें उसे जैसे उसके सामने उजागर कर देती है। और तभी हमें दिखाया जाता है असल में यहाँ पर इनका ये जो एंसेस्टर था ना, इनके मेन ब्रांच का, उसने कहा था कि जिस इंसान की तुम बात कर रहे हो, अगर तुम उसे इस रैंक 8 के पिल के बारे में बताओगे ना तो वो जरूर खींचा चलाएगा, क्योंकि रैंक 8 का ये जो पिल है ना, ये उन कल्टिवेटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है जिन्होंने की हाल ही में एक्सपेरिमेंट पे ब्रेक थ्रू किया है। और अगर वो वाकई में एक एक्सीडेंट होगा तो वो इसके लिए जरूर आएगा। जिसने यहाँ पे जो सन कीमिंग है वो कहने लगता है कि पर क्या हो अगर वो हमारी बात ना माने। ये सुनकर वो कहने लगता है कि फिर तो इसका एक ही मतलब होगा कि वो असल में एक्सीडेंट के भी ऊपर का कल्टिवेटर है। और वैसे भी चिंता मत करो, ये तो बस एक टेस्ट है उसे आजमाने के लिए। अब वाकई में अगर वो एक्सेप्शनल लेवल से ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर हुआ तो फिर हमें इसके पीछे लगने की जरूरत है ही नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वह सीधा जाता है और उसे उस टोकन को लेते हुए कहने लगता है कि दोबारा ऐसी छोटी हरकत करके मुझे आजमाने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनकर वो बंदा पसीने में नहा जाता है, कहने लगता है कि सीनियर माफ कर दीजिएगा, और ये कहते हुए वो तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है। अब वह इस टोकन को देखता है, वो समझ आता है कि उसे किसके पास जाना है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे सन ताई को देखते हैं, जहाँ वो कहता है कि अच्छा तो तुम दोबारा आ गए। जिसके बाद वांग लिन अपीयर होता है और उसे देखते साथ ही वो उसे बैठने के लिए कहता है। वांग लिन इसे बताता है कि सन फैमिली ने मुझे इनवाइट किया है इनके किसी ट्रेजर पवेलियन के ऑक्शन में, और न जाने कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनकी सोची समझी साजिश है, और ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ ऐसा रीजन है जिसके चलते ये लोग डरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुझे किसी चीज में शामिल करना चाहते हैं। जो सुन के यहाँ पे सन ताई कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि कुछ साल पहले इन लोगों ने अपने सिर एक बहुत बड़ी मुसीबत को मोल लिया। और तभी वो यहाँ अपनी मेडिसिन को लेते हुए बताने लगता है कि 4 साल पहले स्टार डोमेन के अंदर जो प्लेनेट रानियून है वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जहाँ सन फैमिली का एंसेस्टर सनशी, केयर फ्री वेंडर यानी कि जाओ चुआंग विन और रान फैमिली के एंसेस्टर रान शूफेंग, इन चारों ने मिलकर यहाँ एक कल्टीवेटर के ऊपर हमला किया। और इन लोगों ने घात लगा के उस कल्टीवेटर के ऊपर हमला किया जो कि ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था, और बस उड़ते हुए वो यहाँ इस ओर आ गया था। और उन लोगों को इससे 5 पिल्स मिली जो कि फुल 5-8 ग्रेड सब डिवाइन पिल्स की। लेकिन इन लोगों ने इस बंदे को तो मार दिया, लेकिन जब उसे मार दिया तो इन्हें इनका जो बैग ऑफ होल्डिंग्स था ना, उसके अंदर एक मिस्टीरियस सी चीज मिली। अब वो चीज थी एक टोकन जो कि असल में प्लेनेट 1000 इल्यूजन प्लेनेट से बिलोंग करता। वो भी किसी एरी गेरी फैमिली का टोकन नहीं, बल्कि हुआन फैमिली का टोकन। जिसमें वैलेन कहता है कि क्या हुआन फैमिली, यहाँ पर सन ताई बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहने लगता है कि हाँ हुआन फैमिली, जैसे कि प्लेनेट 1000 इल्यूजन में, यहाँ तक कि इस नॉर्दर्न स्टार डोमेन की सबसे बड़ी फैमिली में से एक मानी जाती है। और ज़ेंग न्यू, क्या तुम जानते हो कि आखिर ये हुआन फैमिली ऑपरेट कैसे करती है? ये लोग तो बस लोगों के ऊपर डोमिनेट करते हैं फोर्स के जरिए से, और वहाँ उनके ऊपर डोमिनेट करते हुए ये पूरे नॉर्दर्न स्टार डोमेन के आसपास के जितने भी इलाके हैं उन पे रूल करते हैं। अब जरा सोचो कि इनके बंदे को अगर मारा गया है तो मारने वाले का क्या हश्र हो सकता है। इनके फैमिली के अगर किसी बंदे को किसी ने गलती से भी मार दिया तो उसके साथ जो जो बंदा इन्वॉल्व है, यहाँ तक कि उसके पूरे के पूरे क्लैन के अलावा आसपास के जो उसका दोस्त दुश्मन कोई भी है, सबको ये निपटा देते हैं। और ये सब तो छोड़ ही दो, लेकिन अगर इनके विक्टिम का अगर बैग ऑफ होल्डिंग भी किसी के पास मिल गया ना, तो ये लोग उसकी पूरी की पूरी क्लैन या फैमिली जो कुछ भी है सबको निपटा देते हैं। और जिन लोगों को इन लोगों ने मारा था वो असल में हुआन फैमिली का था। वो टोकन और वो पिल से वो असल में इन लोगों का डेथ वारंट है। और बस यही मेन रीजन है कि बीते 4 सालों से ये लोग एक ऐसी दहशत में जीते आ रहे हैं कि जिसके चलते ना ये चैन से जी सकते हैं ना मर सकते हैं। तभी यहाँ पे ये सुनकर वांग लिन सारा माजरा समझ जाता है। वो कहने लगता है कि अच्छा तो ये जो ऑप्शन है ये असल में मेरे लिए एक जाल है, ताकि ये लोग मुझे अपने प्लान में शामिल कर दे और मैं इनका साथ दूं हुआन फैमिली के कर्मा को डील करने में। हाँ, वो लोग अपनी नौका में मुझे भी सवार करना चाहते हैं। क्या बात है, प्लान तो अच्छा है लेकिन वांग लिन के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं। जिसमें यहाँ पे जो सन ताई है वो भी कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल वो तुम्हें यूज करेंगे ताकि एटलीस्ट इनका ये जो क्राइम है ये थोड़ा सा तुम्हारे साथ शेयर कर पाए और तुम्हें एक एक्सक्यूज की तरह यूज करके तुम्हें लोगों के मुंह में फेंक दे। जिसमें वांग लिन अपनी जगह से उठ के खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि क्या बात है, तुम्हारी प्लानिंग बहुत ही अच्छी थी, पर अफसोस की बात है रान फैमिली के एंसेस्टर सन शुइंग और ज़ाओ चुआनविन, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वांग लिन क्या चीज है। तभी यहाँ पर सन ताई वांग लिन से कहता है कि ज़ेंग न्यू चाहे जो हो जाए तुम्हें इस मैटर से दूर रहना है। जिसके बाद वांग लिन हाँ में नोट करता है और मन में कहने लगता है कि मुझे हर हाल में उससे 8 रैंक के पिल को हासिल करना ही होगा, जिसके जरिए से मैं बहुत इजीली एक्सेंडन के मिड स्टेज पे पहुंच जाऊँ। हालांकि ये जाल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं। ये कहते हुए वांग लिन यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें हुआन फैमिली के एंसेस्ट्रल हाउस का सीन दिखाया जाता है जो कि प्लेनेट 1000 इल्यूजन में स्थित है। अब तभी ये जो आलीशान सा पैलेस था ना, इसके अंदर हुआन वू किंग जो कि हुआन फैमिली के एंसेस्टर है वो मौजूद था, और वो 4 साल पहले इनके जो क्लैन का एक मेंबर था जो कि अचानक से डिसअपीयर हुआ, उसी के बारे में बात कर रहा था। और तभी यहाँ पर एक बंदा था वो कहने
कहने लगता है कि होली एंसेस्टर, हमें उस बंदे के बारे में खबर मिली है जो कि असल में हमारी ब्रांच फैमिली का ही एक मेंबर है और रिपोर्ट में यही बताया गया है कि उसे बहुत बेरहमी के साथ पकड़ के मारा गया है और उसकी जो लोकेशन है वो प्लेनेट रानियन के आसपास की है। अब तभी हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम हुआन फेंगशन है जो कि हुआन फैमिली का क्लैन हेड है। जिसके बाद हुआन फेंगशन कहने लगता है कि एंसेस्टर अपना ऑर्डर बताइए कि हमें क्या करना है। जिस पे वो कहने लगता है कि भले ही वो हमारी ब्रांच फैमिली का ही मेंबर क्यों ना हो, लेकिन किसी ने अगर मेरी हुआन फैमिली के मेन फैमिली हो या ब्रांच फैमिली हो किसी भी मेंबर की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं उसकी आंखें ही नोच लूंगा और इसने तो उसे मारा है तो मुझे इसका बदला हर हाल में लेना है। जाओ और जाके ये सारा मैटर हुआन मई पे सौंप दो और तुम्हें उसके साथ मिलकर इस मैटर को जल्द से जल्द निपटाना हो। भाई साहब हुआन मई, यार ये चैप्टर कितनी जल्दी आ गया। फटाफट से कमेंट कर दो और बताओ क्या तुम्हें पता चला कि अगर हुआन मई है तो है कौन। जिससे मेरा एंसेस्टर कहने लगता है कि यही उसके लिए बेहतरीन मौका है जब वो अपनी क्वालिफिकेशन को सबके सामने साबित करेगी और ये भी साबित कर देगी कि क्यों मैंने उसे चूज किया। अब तभी ये बंदा यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बंदा अपने मन में कहने लगता है कि जब से एंसेस्टर इस हुआन मई को हमारे साथ यहाँ लाए हैं ना तब से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये उसे ही देते हैं। अब तभी यहाँ पे हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ इनका जो एंसेस्टर है ये अपने साथ यहाँ एक लड़की को लाते हैं और सभी को बताने लगते हैं कि आज से इसका नाम हुआन मई है और ये मेरी क्लोज डोर डिसाइपल है। जिसके बाद हुआन फेंगशन कहने लगता है कि वो सब तो ठीक था, लेकिन एंसेस्टर ने एक आउटसाइडर के लिए अपनी कल्टीवेशन को ड्रॉप करके उसके लिए ब्लड एक्सचेंज टेक्निक को परफॉर्म किया जो कि सरासर नाइंसाफी है, लेकिन कौन कहे। और अब तो मुझे ये लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं कि जब वो पूरी की पूरी क्लाइंट की जिम्मेदारी उसके हवाले सौंप दे। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हुआन फैमिली के जो एंसेस्टर हाउस है उसके बिल्कुल टॉप का सीन दिखाया जाता है जिसे कि सबसे ज्यादा खूबसूरत एरिया कहा जाता है। और यहाँ हमें यहाँ पर एक खूबसूरत सी लेडी को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है कि अच्छा तो मुझे प्लेनेट रानियन में जाना होगा। तभी वो कहने लगती है कि हुआन डंग तुम आ सकते हो। अब तभी हुआन डंग उसके सामने अपीयर होता है जो कि असल में एक्सटर्नल लेवल के मिड स्टेज के पीक का कल्टिवेटर है और ये असल में हुआन फैमिली का क्लैन गार्ड है। तभी यहाँ पर ये जो लेडी थी जिसका नाम हुआन मई है और कॉमेंट में तुम लोग बताओ कि आखिर कौन है। आई गेस कि तुम में से जितने भी नॉवल फैंस हैं उन लोगों ने तो इसका पता लगा ही लिया होगा। जहां हम हुआन मई को देखते हैं जो कि यहाँ पर उस बंदे से कहने लगती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है, तुम्हारी कल्टीवेशन एक्सटेंडेंट के मिड स्टेज पे है और ये मेरा हमारी हुआन फैमिली की तरफ से फर्स्ट एक्ट होगा तो मुझे कोई भी गलती नहीं करनी है। तो हुआन डंग बताओ क्या तुम तैयार हो। यहाँ पर हुआन मई जो थी ना इसकी आवाज इतनी ज्यादा मीठी थी कि सख्त से सख्त मर्द का दिल भी वो पिघला के रख दे। यहाँ पे उसकी आवाज सुनकर ही हुआन डंग पूरी तरीके से फ्लैट हो जाता है और यहाँ प्लेनेट रानियन के बारे में जितना भी इसको नॉलेज आता था ना सब कुछ ऐसे खोल के रख देता है और बताता है कि प्लेनेट रानियन का जो सबसे पावरफुल कल्टीवेटर है वो भी बस एक्सटेंडेंट के मिड स्टेज पे है। मुझे पूरा यकीन है कि मिस मई इस टास्क के जरिए से आप सभी को साबित कर देंगी कि आप क्या चीज है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हुआन मई जैसे इस बंदे की तरफ देखती है ना तो यहाँ पर इसकी जो निगाहें हैं उसे देखते साथ ही ये बंदा पूरी तरीके से मदहोश हो जाता है। अब मैं तुम लोगों का सस्पेंस खत्म करने के लिए वीडियो के एंड तक बता ही दूंगी कि आखिर ये कौन है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा कहने लगता है कि मैं पहले जाकर ना उस बंदे को पहले ढूंढूंगा ताकि आपका काम आसान हो जाए। अब यहाँ से ये बंदा जाने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हुआन मई है इसके बैग ऑफ होल्डिंग में एक चीज तेजी से हलचल करने लगती है जैसे कि वो टाइटली होल्ड करते हुए कहती है कि अभी सही वक्त नहीं आया। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें प्लेनेट रानियन के ईस्ट सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन यहाँ सामने मौजूद कल्टीवेटर को आकर ज़ूमो के बारे में सारी अपडेट देता है और बताने लगता है कि हमारे जूनियर्स ने बताया कि ये जो ज़ूमो है ना ये असल में थर्नर सेलेस्टियल टेम्पल का एक मैसेंजर है और इसके जो ईस्ट अराइवल स्टार्स हैं इनसे भी कुछ कनेक्शंस है और ये ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि वही ज़ाओ कल्टीवेटर हैं जिन्होंने कि बाकी के 3 एंसेस्टर के साथ मिलकर जो हुआन फैमिली का बंदा था उसके ऊपर हमला किया था। और ये जो सामने है ये असल में सन फैमिली का एंसेस्टर है और यहाँ पर ये दोनों इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि क्या इन्हें ज़ूमो यानी कि वांग लन को अपने प्लान में शामिल करना चाहिए या नहीं। जिस पे यहाँ पे जो एंसेस्टर ज़ाओ है वो कहने लगता है कि मेरे ख्याल से ये लड़का इतना तो चालाक होगा कि इसने ऑलरेडी हमारे प्लान को भांप लिया होगा। अब सन फैमिली का एंसेस्टर वो बताने लगता है कि चाहे जो हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो 8 रैंक का पिल है ये बहुत ही ज्यादा रेयर और प्राइसलेस है और अगर उसने हमारे टोकन को हासिल किया है तो इसका मतलब ये है कि वो जरूर आएगा और अब बस हमें उसके यहाँ पे आने का इंतजार है। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जान फैमिली का एंसेस्टर आ जाता है और जो एंसेस्टर ज़ाओ है उनका बस यही कहना था कि अगर ये लड़का बिल्कुल भी लायक नहीं हुआ हुआन फैमिली का सामना करने के लिए तो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। जिसमें यहाँ पे सन फैमिली का एंसेस्टर कहता है कि इसका पता तो बस एक ही तरीके से चलेगा और वो ये कि हमें इसका टेस्ट लेना होगा। ये कहते हुए सभी एग्री कर जाते हैं। अब तभी यहाँ पर रॉन फैमिली का एंसेस्टर यहाँ से सीधा टेलीपोर्ट होते साथ ही पहुंच जाता है वांग लन के केव के पास जिसे देखते साथ ही यहाँ पर जो सन फैमिली की यंग जनरेशन की वो जो लेडी थी वो भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वांग लन इसकी ऑरा जैसे ही वो फील करता है वो भी बाहर आ जाता
होता है। और ये जो बंदा था ये आते साथ ही जैसे ही अपना एक कदम ऊपर बढ़ाता है तो चारों तरफ पानी की लहरें उठने लगती है। वांग लिन के ऊपर वो अटैक कर देता है, लेकिन वांग लिन भी यहाँ अपने बैरियर को प्रिपेयर करते हुए जैसे ही आगे बढ़ता है तो आस पास की जो ये पूरी जगह थी ना ये कोलैप्स करने लगती है। और क्या कून पे में ये वॉक करते हुए आता है। यहाँ वो जो लेडी थी जो अभी कुछ दिन पहले तक वांग लिन को ज्ञान दे रही थी ना कि कल्टीवेशन ये होती है वो होती है, ये करो वो करो, उसकी बोलती बंद हो जाती। और क्योंकि ये दिल की अच्छी इंसान थी तो ऐसे लग रहा था कि शायद वांग लिन ने ही गलती से कुछ ऐसा किया होगा कि जिसके चलते यहाँ पर जो रान फैमिली के एंसेस्टर है वो आ चुके हैं। तो इमीडिएटली वो इस जगह पर एक बैरियर को एक्टिवेट करते हुए एंट्रेंस को क्लोज करने लगती है और कहने लगती है कि मैं माफी चाहती हूँ कि अगर मेरे जूनियर ने आपको प्रोवोक किया हो, अब मेरी रूडनेस के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन ये जो कोर्ट यार्ड है ना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कहते हुए वो आसपास भी एक बैरियर को लगा देती है और वांग लिन से कहती है कि जब तक तुम इसके अंदर हो ना तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और डरो मत, मैं यहाँ पे हूँ। वांग लिन उससे कहने लगता है कि तुम उसके मैच की नहीं हो, जिस पे वो लेडी अपने पास एक टोकन निकालते हुए कहने लगती है कि चिंता मत करो, मेरी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और तभी वो उससे कहने लगती है कि सीनियर ये असल में सन फैमिली की टेरिटरी है, तो मैं जान सकती हूँ कि आखिर आप यहाँ पे क्यों आए हैं। जिस पे वो उससे उसका नाम पूछता है, जिस पे वो अपना नाम सन लिंग बताती है। अब जैसे वो उसका नाम सुनता है वो उससे कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा बहादुर हो और इसी बहादुरी के चलते मैं तुम्हें जीने का एक मौका दे रहा हूँ, तो चुपचाप यहाँ से विथड्रॉ कर लो। जिस पे सन लिंग बताने लगती है कि सीनियर जब तक ये यहाँ पे है तो इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है, और वैसे भी ये बस एक कोर फॉर्मेशन का कल्टीवेटर है, मुझे लगता है कि शायद इससे गलती की। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रॉन फैमिली के एंसेस्टर वो उसके ऊपर अपना डोमिनेटिंग प्रेशर डालने लगता है, कहने लगता है कि बहुत ज्यादा बोलती है। पर तभी यहाँ जैसे उसकी सांसें उखड़ने वाली थी वांग लिन उस बैरियर को तोड़ते साथ ही सीधा यहाँ पे आ जाता है और जैसे ही वो उसके पास जाता है रॉन फैमिली का एंसेस्टर उसे पकड़ते साथ ही यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और यहाँ पे सन लिंग को अभी भी यही लग रहा था कि शायद जो रॉन फैमिली का एंसेस्टर है उसने ही वांग लिन को बाय फोर्स यहाँ से पुल किया होगा। वांग लिन और रॉन फैमिली के एंसेस्टर दोनों एक दूसरे के ऊपर दे दनादन अटैक से किए जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि काफी सारे वाटर ड्रैगन से वो वांग लिन पे अटैक करता है, लेकिन वांग लिन इन्हें भी निपटा देता है। फिर वो यहाँ पर एक वाटर टॉर्नेडो से भी हमला करता है, लेकिन वांग लिन इसे भी निपटा कर अपने थंडर ड्रैगन को बाहर निकालता है। जिसके बाद वांग लिन यहाँ पर अपने टॉर्नेडो को क्रिएट करता है जिसके अंदर थंडर एनर्जी भी शामिल थी, जो देखकर ये एंसेस्टर भी शॉक्ड था। दोनों के ये जो वाटर टॉर्नेडोस थे ना ये आपस में कोलाइड करते हैं। इस दौरान वांग लिन चला के अपने ड्रैगन को भी उसके ऊपर अनलीश कर देता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि रॉन फैमिली का एंसेस्टर काफी दूर खिसका चला जाता है और उसकी कल्टीवेशन देख कर ना इसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मन में कहने लगता है कि शायद ये वही बंदा है और ये हमारी हेल्प जरूर करेगा इस क्लाइमेटी से निपटने के लिए। अब तभी यहाँ पे वो बंदा वहीं पे रुक जाता है, जिसके बाद वो बंदा वांग लिन को ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि फेलो दाओइत्सु ज़ूमो, मेरा नाम सनशी है, आपको ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर आपसे शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने अगले दिन मेरे एक जूनियर डिसाइपल की मदद की थी जो कि सन फैमिली से बिलोंग करता है। जिस पे वांग लिन उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हुए कहने लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अब तभी यहाँ पे सनशी वांग लिन को इनवाइट करता है और कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस ऑक्शन में शामिल हो और देखें कि शायद आपको यहाँ कोई चीज पसंद आ जाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन इसके लिए मान जाता है और वो सीधा उसी ऑक्शन पवेलियन के पास पहुंच जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सन किमिंग ऑलरेडी सन ताई के साथ मौजूद था और वो अपने एंसेस्टर को देखते साथ ही यहाँ पर उसे रिस्पेक्ट देता है। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो सन ताई था वो तो सबसे ज्यादा शॉक्ड था कि यार इसे तो सच्चाई को पता है लेकिन फिर भी ये जाल में फंसने के लिए आ गया। अब मजबूरन वो भी कुछ नहीं बोलता और जैसे ही यहाँ पे जो सनशी के साथ ये बंदा यानी कि अपना वांग लिन एंट्री मारता है ना तो आसपास के पवेलियन के सारे लोग वांग लिन को देखना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है। अब तभी यहाँ पे वांग लिन को वो अपने एक प्राइवेट चेम्बर में ले जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सन किमिंग भी मौजूद था और ये लोग सीधा मुद्दे की बात करते हैं, जहाँ पे सनशी सबसे पहले तो उस रैंक 8 के पिल की काफी ज्यादा तारीफें करते हुए इसके बारे में स्टोरीज बनाने लगता है, जिस पे वांग लिन मुंह पे कहता है कि फेलो दाओइत्सु तो मुझे ना कहानी अब सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। जिस पे वो कहने लगता है, जिस पे सनशी हंसते हुए कहने लगता है कि हाँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने ऑलरेडी इसका पता लगा ही लिया होगा कि आखिर यहाँ पे हमने आपको क्यों बुलाया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नीचे पवेलियन में यहाँ पर वो जो लेडी थी वो उस 8 रैंक के पिल को इंट्रोड्यूस करती है और इसके बारे में बताते हुए सबसे पहले बोली शुरू करती है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इससे पहले कि सन फैमिली के लोग उसके ऊपर बिडिंग करते हैं, तभी यहाँ पे सन फैमिली का एल्डर कहने लगता है कि हमारे सन फैमिली के एंसेस्टर ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी इसके ऊपर बिडिंग नहीं करेगा, स्पेशली अगर वो सन फैमिली का है तो कोई भी नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो बंदा है ना वो कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है कि हालांकि ये पिल इतनी ज्यादा रेयर है लेकिन कोई भी यहाँ पे बिडिंग क्यों नहीं करेगा, वो भी सन फैमिली से। लगता है कोई ना कोई झोल तो जरूर है। अब कोई भी यहाँ पर डर के मारे बिड नहीं लगाता। अब वो लेडी सबका मुंह देखने लगती है और यहाँ चाल असल में चली जा चुकी है और तुम भी जानते हो कि इस ट्रेजर को यानी कि इस पिल को कौन लेगा। तभी यहाँ पे वो लेडी कहती है कि ठीक है फिर इस पिल की जो बेसिक प्राइस है वो है 1 लाख सेलेस्टियल जेड। लेकिन यहाँ पर सभी लोग तो इस खौफ में थे कि आखिर मेजर जो फैमिलीज है उनके लोग दांव क्यों नहीं लगा रहे। तो सभी
सभी लोग चुप हो जाते हैं जो देखते साथ ही। वो जो यहाँ पे लेडी थी ना वो सभी का चेहरा देखने लगती है और फिर जैसे ही उसे इशारा मिलता है वो यहाँ पे कहने लगती है कि अगर कोई भी इस पे बोली नहीं लगा रहा तो फिर अब इस पिल को कोई नहीं खरीद रहा तो फिर आज इसे ऑक्शन नहीं किया जाएगा। तभी यहाँ पे वांग लिन अपने उस साके कप को नीचे रखते हुए यहाँ पे संशी से कहने लगता है कि मैं इस पिल को बाई करूंगा और मैं इसके लिए बोली लगाता हूँ 1 सेलेस्टियल जेड की। यहाँ पे माहौल ऑलरेडी सेट था, सभी जानते थे कि वांग लिन इसे लेने वाला है, तो यहाँ पर वांग लिन ने सबसे कम कीमत लगाई थी। आफ्टर ऑल इसे किसी ने बाई जो नहीं किया था। अब गाइस बारी है हुन मई के बारे में बताने की। तो असल में ये जो हुआन मई है ये असल में हमारी ल्यू मई है और जिसका ये नया लुक तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और इसी मोमेंट पे आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब गाइस तुम में से जिनसे भी रहा नहीं जा रहा और इसके आगे क्या है वो जानना है तो हमारे दूसरे चैनल पे हमने इसके नॉवेल्स को भी पूरी प्लेलिस्ट में अपलोड करके रखा है। ट्रस्ट में तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये एपिसोड है या नॉवेल्स का। नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना अगर तुम्हें नॉवेल जानना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।